चलिए समय में हजारों साल पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां शहर तब बस रहे थे जब दुनिया के कई हिस्से अभी अंधेरे में ही थे। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता के उन्हीं पहले पन्नों को पलटने वाले हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होगा इंसानों के पहले कदमों के निशानों से। हम पाषाण युग की गहराइयों में उतरेंगे, फिर सिंधु घाटी के शानदार शहरों को देखेंगे और आखिर में उस दौर तक पहुंचेंगे जिसने भारत की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ा, यानी वैदिक युग। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि हम उस गुजरे हुए कल को समझते कैसे हैं जिसने अपने पीछे कोई लिखी हुई कहानी ही नहीं छोड़ी। सोचिए, जब कोई किताब नहीं, कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं, तो फिर उस जमाने की कहानी दोबारा कैसे लिखी जाती है? इसका जवाब असल में जमीन के नीचे दबी चीजों में और समय को समझने के हमारे तरीके में छिपा है। देखिए, इतिहासकार जो है ना, वो अतीत को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्रागइतिहास, मतलब वो जमाना जब लिखने की कला ही मौजूद नहीं थी। फिर आता है आद्य इतिहास, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ हमें लिखी हुई चीजें तो मिलती हैं, जैसे सिंधु घाटी की मोहरें, पर हम आज तक उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। और फिर आखिर में आता है इतिहास, जहां से हमें जमीन के नीचे दबे सबूतों के साथ साथ ऐसे लिखित रिकॉर्ड भी मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए अब उस दौर में चलते हैं जो इंसानी कहानी का कह सकते हैं 99% हिस्सा है। जी हां, पाषाण युग। जरा एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालिए। पूरा पाषाण काल की लंबाई देखिए, लाखों साल। ये हमें बताता है कि इंसानी तरक्की शुरुआत में कितनी ज़्यादा धीमी थी, इससे पहले कि चीज़ों ने रफ्तार पकड़ी। जरा सोचिए, उस बर्फीले दौर में जिंदगी कैसी रही होगी। बस गुजर बसर करने के लिए शिकार करना, कंदमूल इकट्ठा करना, और आपके पास हथियार के नाम पर क्या है? सिर्फ वो भद्दे भारी पत्थर के औजार जो आपने खुद बनाए हैं। हर दिन बस जिंदा रहने की एक जंग थी। तो फिर सवाल ये है कि वो रहते कहाँ थे? इसका जवाब हमें मध्य प्रदेश में भीमबेटका जैसी जगहों पर मिलता है। कुदरती गुफाएं थीं जो उन्हें बारिश, गर्मी और तेज हवाओं से बचाती थीं, और ये सिर्फ घर नहीं थे, ये उनकी कला का कैनवस भी थे। और यहीं से इंसानी समाज ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। वो सिर्फ शिकारी और संग्राहक होने से आगे बढ़े। मध्य पाषाण युग आते आते उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना सीखा, और फिर आया सबसे बड़ा मोड़, नवपाषाण युग, जब वे किसान बन गए, अपने खाने का इंतजाम खुद करने लगे। और ये जो बदलाव था ना, इसे हम नवपाषाण क्रांति कहते हैं। यकीन मानिए, ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा भूचाल था। पहली बार लोगों ने एक जगह टिककर रहना शुरू किया, बस्तियां बसाईं, और यहीं से गांवों, शहरों और महान सभ्यताओं का रास्ता खुला। और इसी नवपाषाण क्रांति की नींव पर इस उपमहाद्वीप में पहली महान शहरी सभ्यता का जन्म हुआ। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। आज से लगभग 4,500 साल पहले की बात है, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी शुरुआती दौर में ही थे। तब यहां दुनिया के सबसे पहले और सबसे उन्नत शहरी समाजों में से एक फल फूल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सभ्यता किसी अजूबे से कम नहीं थी। उनके शहर एकदम योजना बनाकर बसाए गए थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। उनके पास एक ऐसी अंडरग्राउंड ड्रेनेज व्यवस्था थी जो आज के कई शहरों को भी मात दे दे। और सोचिए, उन्होंने पक्की ईंटों से मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार जैसी शानदार इमारतें बनाई। लेकिन हर कहानी की तरह इस महान सभ्यता का भी अंत हुआ। इसका पतन कैसे हुआ, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। पर इसके बाद इस धरती पर एक नई संस्कृति की लहर आई, जिसने इस उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा इन दो दुनियाओं के बीच का फर्क देखिए। जमीन आसमान का अंतर था। सिंधु घाटी के चहल पहल वाले शहरों की जगह शुरुआती वैदिक लोग गांव देहात में रहते थे। व्यापार की जगह उनकी पूरी अर्थव्यवस्था मवेशियों पर टिकी थी। अब ज्ञान पत्थर की मोहरों पर नहीं, बल्कि मुंह जुबानी याद किए गए भजनों में था, जिन्हें हम वेद के नाम से जानते हैं। इस नए जमाने के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, वो सब हमें ऋग्वेद से पता चलता है, जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। और कमाल की बात यह है कि इसे सदियों तक लिखा ही नहीं गया, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी एकदम सटीक तरीके से याद करके आगे बढ़ाया गया। तो अब हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। एक ऐसा दौर जब एक नई तकनीक और नए विचारों ने भारत के भविष्य की नींव रखी। उत्तर वैदिक काल में कई ताकतों ने मिलकर समाज को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन इस बदलाव का जो सबसे बड़ा इंजन था वो था लोहा।
इस एक धातु ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा के मैदानों के घने जंगलों को साफ करना मुमकिन हुआ। लोहे के हल से कठोर जमीन को जोता जा सका, और इसका नतीजा खेती का एक जबरदस्त विस्तार हुआ, जिससे बड़े बड़े और स्थायी गांव और शहर बसने लगे। और जब समाज इतना बड़ा और जटिल हुआ तो एक नई सामाजिक व्यवस्था भी सामने आई, जिसे वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना गया। इसने समाज को जन्म के आधार पर 4 हिस्सों में बांट दिया। एक ऐसी कठोर व्यवस्था जिसका असर भारतीय समाज पर आज भी किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। तो शुरुआती वैदिक काल की सरल दुनिया से निकलकर हम एक ऐसे समाज तक आ पहुंचे जो लोहे, खेती और एक कठोर सामाजिक व्यवस्था पर खड़ा था। यही वो बुनियाद थी जिस पर भविष्य के बड़े बड़े साम्राज्य बनने वाले थे। लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था भी थी जिसे बहुत जल्द ही नए विचारों और नए धर्मों से चुनौती मिलने वाली थी। और यहीं से भारतीय इतिहास के अगले अध्याय की जमीन तैयार होती है।